नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। हमारे हर एक संवाददाता ग्राउंड जीरो से देंगे आपको महत्वपूर्ण अपडेट। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी आज असम के दौरे पर थे। गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन उन्होंने किया। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। पीएम ने इस दौरान अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं पिछले 9 साल के कामों का जिक्र करता हूं तो विपक्ष की पेट में दर्द होता है। विपक्ष कहता है कि हमें कामों का श्रेय क्यों नहीं मिला। भाई, आप काम करोगे आपको श्रेय मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों में कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी जब से आई है सिर्फ जनता के विकास, जनता की सेवा में जुटी हुई है। हम जब भी जनता के बीच जाते हैं, जनता को मौका देते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, ना कि अपने और परिवारवाद को लेकर काम करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमने 2017 में इस एम्स की आधारशिला रखी थी और आज 2023 में यह एम्स बनकर कंप्लीट हो चुका है और जिसका उद्घाटन हो रहा है। सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस तेजी से काम किया जा रहा है। पीएम ने इस दौरान लोगों का अभिवादन भी किया। पीएम के साथ ही इस दौरान सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। गोवा पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा और 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किया है। बता दें कि उस सम्मन में उन्होंने गैर संपत्ति पे बैनर पोस्टर लगाने का ये आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को गोवा पुलिस को पेश करने की भी इजाजत मांगी है। सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर, बैनर और लगाने का केस दर्ज है। सम्मन में मुताबिक उन्होंने पेरनम पुलिस के सामने पेश होना होगा। पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि मामले की जांच के दौरान सामने आया है कि हमारे पास आपसे केजरीवाल सवाल करने के उपयुक्त कारण है। केजरीवाल को जारी किए गए नोटिस में गोवा पुलिस ने कहा है कि संपत्ति के विरूपण एक मामले की जांच के दौरान यह पता चला है कि मौजूद जांच के संबंधित में आपसे तथ्य और परिस्थितियों की जानकारी लेनी है। आपसे पूछताछ करने के उचित आधार हैं। पुलिस थाने के निरीक्षक दिलीप कुमार ने नोटिस भेजा है कि दंड प्रक्रिया संहिता को धारा 41A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह पुलिस किसी व्यक्ति से पूछताछ के लिए बुलाया सकती है। उचित शिकायत या संदेश के किसी सामने के लिए भी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि परिणाम पुलिस विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर कथित रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने के लिए गोवा संपत्ति विरूपण तहत दर्ज मामले की जांच कराई जा रही है। गोवा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किया। 27 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को पेश होने की भी बात कही गई है, लेकिन उसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि संपत्ति की जांच भी की जा रही है और साथ ही 41A का जो नोटिस उनको भेजा गया उस पर लिखाया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो पोस्टर बैनर दीवार पर लगाए हैं तो उसकी जाँच करनी है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। इधर आम आदमी पार्टी ने ईडी की जांच को झूठ का पुलिंदा बताया है। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सरकार पर भी हमला बोला। बता रहे हमारे सहयोगी विशाल। आम आदमी पार्टी ने आबकारी मामले में ईडी की जांच को झूठ का पुलिंदा बताया है। आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के सवालों पर कई सवाल खड़े किए हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि मनीष सिसोदिया ने 14 मोबाइल तोड़ दिए, जबकि इनमें से 5 मोबाइल खुद ईडी के पास ही है। ईडी की जांच को मजाक बना दिया गया है। संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाया कि जिन मोबाइल फोन का IMEI नंबर कोर्ट में दिया गया है वो उनके घरों में काम करने वाले लोगों का है। सभी नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर ये लोग हमें जिंदा नहीं देखना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जहर की पुड़िया देकर बोले कि सब खत्म कर दो। इतनी ही नफरत है तो चौराहे पर गोली मार दो, हमको क्यों ड्रामे करके दिखा रहे हो। तो संजय सिंह ने आबकारी मामले में ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ईडी ये झूठ का पुलिंदा बना रही है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब इसके बाद नंबर संजय सिंह का है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। इधर मथुरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान झड़प हो गई। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों से और लाठी डंडों से हमला किया। बता रही हमारे सहयोगी जूही। मथुरा जिले के गांव भरतिया में जमकर
विवाद हो गए। यहाँ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकालने को लेकर जो है यहाँ दो समुदायों के बीच जो है आपसी लड़ाई हो गई। ये लोग जो है एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, साथ ही पत्थरबाजी भी इस दौरान हुई। आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहाँ कर दी गई है। पूरा मामला मथुरा के जैत थाना इलाके का बताया जा रहा है। एक दिन पहले एसडीएम उपेंद्र शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार को बैठक ली थी। बैठक में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पुलिस अधिकारी और आयोजन समिति के कई आला पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने सभी से कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करने की बात कही। इसी के साथ प्रशासन की ओर से शोभा यात्रा और सभा में उपलब्ध करवाए जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें, इस दौरान एसडीएम ने तमाम पुलिस अधिकारियों से जो है शोभा यात्रा के दौरान अराजक तत्वों पर जो है कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके जो है इस तरह के मामला जो है वो देखने को मिले हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर लक्सर में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। एक समुदाय पर दूसरे समुदाय की युवती को अगवा करने का आरोप है। बता रहे हमारे सहयोगी। मणिदीप गांव में आज अलग अलग दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ने से बाल बाल बचे। वजह यह थी कि एक समुदाय के युवक द्वारा दूसरे समुदाय की युवती को बैला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा था। इसे लेकर के कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। लेकिन आन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। अब गाँव में हालांकि हल्का फुल्का तनाव जरूर है, लेकिन पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही पुलिस का कहना है कि जो युवती है उसे जल्दी बरामद कर लिया जाएगा, आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में मामला शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। उमेश पाल की हत्या में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात सिपाही राघवेंद्र सिंह भी उमेश पाल हत्याकांड के दरमियान शहीद हो गए थे। ऐसे में असद के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के सुरक्षा में तैनात जवान राघवेंद्र के परिवार में खुशी की लहर है। बता रहे हमारे सहयोगी। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे असद और गुलाम की यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ के बाद रायबरेली में भी हर्षोल्लास देखने को मिला। आपको बता दें कि उमेश पाल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे रायबरेली के लाल राघवेंद्र सिंह की भी उसी हत्याकांड में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 2 दिन वो जिंदगी और मौत से जूझने के बाद लखनऊ के एक अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ा था, जिसके बाद परिवार पूरा गमगीन नजर आया और रायबरेली जिले में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कल यूपी एसटीएफ के द्वारा झांसी में हुई मुठभेड़ के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद रायबरेली जिले में खुशी का माहौल देखने को मिला और परिजनों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उसकी मां अरुणा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस तरह का समाचार सुनने को मिलेगा और इतनी जल्दी न्याय मिल पाएगा। वहीं उसकी बहन प्रिया ने भी कहा है कि जो उसका शूटर गुलाम था उसके द्वारा मेरे भाई राघवेंद्र सिंह को 3 गोलियां मारी गई थी। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि उसकी बहन प्रिया के द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी ज्ञापित किया जा रहा है। तो इस तरह से बात परिवार की ही नहीं, पूरे रायबरेली जिले में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली कि जो रायबरेली का लाल था वो उमेश पाल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था और बेकसूर ढंग से उसकी मौत हुई थी। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा त्वरित कार्यवाही के बाद रायबरेली जिले में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। देहरादून में 2 छात्र गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष की तस्वीरें अब सोशल मीडिया में सामने आई हैं और इन तस्वीरों के सामने के आने के बाद पुलिस भी एक्टिव मोड में है। बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। देहरादून स्थित ग्राफिक एरिया के 2 छात्र संगठनों में हुए बवाल के बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस ने सभी जो
इस घटना में जो आरोपी छात्र थे उन सभी को यहाँ पर पकड़ लिया है। उन सभी के खिलाफ यहाँ पर नामजद दर्ज की गई है। इसके अलावा विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है, जबकि कॉलेज प्रबंधन ने एक छात्र को अपने कॉलेज से निलंबन भी कर दिया है। सीधे तौर पर कहें तो मामूली से विवाद में जिस तरीके से मार पिटाई हुई है, जिस तरीके से घटना वहाँ पर घटी है, तो सीधे तौर पर वो अपराध की श्रेणी में वहाँ पर समझा जा सकता है। देहरादून का जो शांत माहौल है वो खराब करने वाला यहाँ पर नजर आ रहा है। इसलिए एसएसपी की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर थाने में तैनात थे, जिनकी तरफ से घटना पर समय पर नहीं पहुँचा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है। 2 एसआई को निलंबित कर दिया गया। बाकियों को इस समय कह सकते हैं कि एक चेतावनी रूप देने का काम कर दिया गया है। पुलिस विस्तृत जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मामला बड़ा नजर आ रहा है, ऐसे में किसी बड़े नेता की संदिग्धगी भी सामने नजर आ रही है। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर अमरोहा में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खबर में संज्ञान ले जाने के बाद कार्रवाई की बात कही है। बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में इंडिया वॉइस पर प्रमुखता से दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर डिप्टी सीएम ने खबर पर संज्ञान लेकर ट्वीट कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है और रजिस्ट्रेशन रद्द कर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा में बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जहां पर गर्भवती महिला की गलत इलाज के चलते झोलाछाप डॉक्टर के यहां मौत हो गई थी। जिसके बाद इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद प्रमुखता से खबर इंडिया वॉइस पर चलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ट्वीट कर जानकारी दी कि जो भी अस्पताल संचालक है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, अस्पताल को सील कर दिया जाए और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। जिसके बाद अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम ने अस्पताल को सीज कर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के धनौरा रोड का है, जहां पर हसन नर्सिंग होम में एक महिला की इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हुई थी। जिसके बाद खबर इंडिया वॉइस पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जहां पर खबर का असर हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए जो हसन नर्सिंग होम है उसको सील कर रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव सिंघल ने यह कार्रवाई की है, अस्पताल को सील कर दिया है और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। साथ ही जो अस्पताल का संचालक है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात की है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए हैं। अमरोहा से कैमरामैन मुनीस अहमद के साथ एमडी इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। इधर बुलंदशहर के अंदर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 2 भाई बहनों की मौत हो गई। बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। बुलंदशहर NH91 पर आज एक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के NH91 अरनिया थाना क्षेत्र इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अरनिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि अलीगढ़ के रहने वाले 3 लोग बाइक पर जा रहे थे, उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है। सब कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर परिवार वालों को जैसे ही मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं परिवार के लोग अब जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं, लगातार NH91 पर हादसे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। इधर यूपी के हरदोई में एक सप्ताह पहले पेड़ पर एक शव लटका हुआ मिला था, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज की है। बता रहे हमारे सहयोगी, देखिए। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में एक किशोरी का 4 अप्रैल को बबूल के पेड़ से शव लटका मिला था, क्योंकि आपको बता दें उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने काफ़ी प्रयास करने के बाद उसकी शिनाख्त थी, जो कि पड़ोस के ही गांव की रहने वाली थी। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है वो बताया गया है कि उसकी फांसी लगने से मौत हुई है। हालांकि अब परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है कि गांव के ही 4 लोगों पर गैंग रेप कर हत्या की गई। हमारी किशोरी को मार के लटकाया गया है। हालांकि कल जब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, तो कल इसी मामले पर परिजनों ने मल्लावा थाने का घेराव भी किया है। इस पूरे मामले में एएसपी पूर्वी ने भी बताया है कि मामले की जांच की जा रही है, तहरीर ले ली गई है परिजनों से और जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस।
और जालौन में पुलिस को निकाय चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बता रहे हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। नगर निकाय चुनाव को लेकर जालौन पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां जालौन पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और अवैध असला फैक्ट्री को संचालन करने वाले 2 आरोपियों को भी अवैध असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक जालौन के आटा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह के द्वारा असलाह फैक्ट्री को भंडाफोड़ किया गया है और भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को भारी मात्रा में असलाह व असलाह बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम बरदर का बताया जा रहा है, जहां ग्राम बरदर में 2 लोगों के द्वारा अवैध रूप से असलाह फैक्ट्री चलाई जा रही थी और असलाह बनाकर उनको गैर जनपदों में भी बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर खास द्वारा आटा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह को दी गई थी। वहीं मुखबिर खास द्वारा मिली सटीक सूचना के आधार पर आटा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने ग्राम बरदर पहुंचे और पुलिस बल के साथ चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को अवैध तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं और साथ साथ असलाह बनाने वाले उपकरणों को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस के द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि ये पकड़े गए दोनों आरोपी जो कि अवैध रूप से असलाह बनाने का काम किया करते थे और असलाह बनाकर इनको गैर जनपदों में बेचा करते थे, जिसका आज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 12 तमंचे, 11 कारतूस व अन्य असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। निकाय से पहले रायबरेली में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पूनम किन्नर को प्रत्याशी बनाया है। बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो दावेदार हैं उनके द्वारा क्षेत्र में अपनी अपनी प्रत्याशिता दावेदारी के लिए ताल ठोकी जा रही है। हर पार्टी से उम्मीदवार आने की कवायद चल रही है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी के द्वारा अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। लेकिन रायबरेली की नगर पालिका की दावेदारी आम आदमी पार्टी के द्वारा कर दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पूनम किन्नर को नगर पालिका से अपना दावेदार बनाया है और पूनम किन्नर पर दांव खेला है। तो इस तरह से नगर पालिका का निकाय चुनाव काफी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पूनम किन्नर का राजनीतिक इतिहास ये है कि इससे पहले भी ये एक बार अपनी दावेदारी निर्दलीय रूप में ठोक चुकी हैं और चुनाव मैदान में रह चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी न आने की कवायद लोगों के बीच में चल रही है और लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पार्टी के द्वारा अभी अपने उम्मीदवार जैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के द्वारा घोषित किए जाने हैं। तो इनकी दावेदारी कब घोषित होगी, लोगों की अटकलें लगाई जा रही हैं और लोगों का जो कयास है वो कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन दावेदार होगा, इस पर अटकी हुई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, वो पहुंची थी और बाबा भीमराव अंबेडकर पर उन्होंने माला अर्पण किया। उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सत नमन किया और मायावती ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुछ बातें भी कही। मायावती ने बताया कि उनसे प्रेरणा लोगों को मिलती थी, आत्मसम्मान व स्वाभिमान को लेकर वो जो कारवा लेकर आगे बढ़े थे, वही जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ने के लिए आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की देश में स्थापना की गई थी, जो खासकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन
स्थल बनाया गया था। हालांकि जिस तरह से जो मायावती ने बड़ी एक ट्विटर पे ट्वीट किया है, एक बड़ी जानकारी दी है, तो ऐसे में जो सभी दल हैं वो भी आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया अम्बेडकर जयंती के मौके पर। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता रहे हमारे सहयोगी जसवीर। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज लक्सर गांव के निंजनपुर गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे समाज के लिए काम किया था। लेकिन उन्होंने आरोप लगा कि जो भारत सरकार है, भाजपा की सरकार है, यानी मोदी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं अंबेडकर के नाम को खत्म करना चाहती है और वो जातियों में लोगों को बांट करके सत्ता पाना चाहती है। इस तरह के कई आरोप उन्होंने लगाए। साथ में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले 2024 में वो तैयार रहें और इस बार कोई चूक ना हो ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं आने वाली दिशा और दशा को तय करेगा। तो लिहाजा वो 2024 के चुनाव तैयारी में जुट जाएं और पूरी मेहनत से काम करें। देखने वाली बात होगी कि हरीश रावत के इस आह्वान में कितना दम है और कार्यकर्ता किस रूप से आने वाले चुनाव के लिए जुट जाते हैं। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। इधर सुल्तानपुर में वैशाखी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर शहर के गुरुद्वारों में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बता रहे हमारे सहयोगी। सुल्तानपुर में बैसाखी का पर्व बड़े धूम से मनाया जा रहा है। आज पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे पर जिला अधिकारी जसजीत कौर ने मत्था टेका और लंगर छका। इसी के साथ गुरुद्वारा कमेटी ने जिला अधिकारी जसजीत कौर को सम्मानित भी किया। जिला अधिकारी जसजीत कौर द्वारा लोगों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी गई। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे, जिन्होंने आज लंगर छका और खुशियां जाहिर की। आपको बता दें, सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने आज ही के दिन सिख पंथ की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में भी रबी की फसल काटने के दौरान इस पर्व को खुशी के रूप में मनाते हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। तो देश में एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और 24 घंटे के अंदर भारत में 7,830 मामले दर्ज किए गए हैं। पता नहीं मेरी सहयोगी दीक्षा। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार राज्यों में कोरोना को लेकर इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 29 हुई है। फिलहाल वहीं केरल में भी 9 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 1500 से अधिक सामने आए हैं। लगातार राज्यों में मॉक ड्रिल की जा रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल लोगों को अलर्ट किया गया है कि ज्यादा भीड़ वाले इलाके में मास्क का उपयोग करें। और वहीं हरियाणा में भी गाइडलाइन जारी की गई है कि 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।